वाले हैं एक बन चुके लेजेंड के बारे में और एक बनने वाले लेजेंड के बारे में। दो शील्ड, दो सोल्जर्स, लेकिन सवाल सिर्फ एक, कौन है बेस्ट कैप्टन अमेरिका? स्टीव रॉजर्स जिसने नाजीज और एलियन से लड़कर दुनिया को बचाया था, या सैम विल्सन जो अपने वाइब्रेनियम विंग्स के साथ स्टीव की लेगेसी को कैरी कर रहा है? वो जो बैगन से मार खा चुका है, या फिर वो जो लाल टमाटर का सामना करने वाला? एक सुपर हीरो जो टेक से आउटडेटेड है, तो वही दूसरा सुपर हीरो जो टेक से बिल्कुल अपडेटेड है। एक जो कार से तेज भागता है, वही दूसरा जो प्लेन से भी तेज उड़ता है। एक जिसने अपने दोस्त को धोखा दिया, या फिर एक जिसने अपने दोस्त को ब्लाइंडली फॉलो किया। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। कैप्टन अमेरिका सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि वो एक सिंबल है जो कि करेज, जस्टिस और अनबीटेबल विल को दर्शाता है। और आज हम उसी के मेंटल को उठाने वाले दो योद्धाओं के बारे में बात करने वाले हैं, जहां एक ने तो खुद को साबित कर दिया है, वहीं दूसरे को भी साबित करना है। चलिए इनके डिफरेंट एस्पेक्ट पर बात करते हैं और जानते हैं कि कौन है बेस्ट कैप्टन अमेरिका। Watch yourself. You're not Steve Rogers. You're right. I'm not. तो हमने इनके कुछ लेवल्स में बात किए हैं, जो कि कुछ इस तरीके से होने वाले हैं। सबसे पहले आएगा फिजिकल पावर, फिर आएगा कॉम्बैट, फिर आएगा टेक एंड गियर, फिर सिंबलिज्म, फिर मोरालिटी, फिर फेट्स। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कैटेगरी जो है वो है फिजिकल स्ट्रेंथ। स्टीव रॉजर्स जो कि एक सुपर सोल्जर है, उसकी स्ट्रेंथ एंड फिजिकल एबिलिटी नॉर्मल ह्यूमन से बहुत ज्यादा है। वो कई ज्यादा ऊंचे स्थान से कूद के बच सकता है, जैसे कि हम लोगों ने सिविल वॉर में देखा था। इसके अलावा उसने अपने पंचेस से पंचिंग बैग तक को एक मुक्के में उड़ा दिया था। अब इतना कम लगे तो इसके बाजुओं में कितना ताकत है, उस बात का अंदाजा हमें सिविल वॉर के इस सीन में मिलता है, जहां पर वो अपने बस एक हाथ से इस एयरबस AS-350 हेलीकॉप्टर को उड़ने से रोक चुका है, जिसकी लिफ्टिंग पावर 3000 पाउंड या फिर कहें 1 टन होती है, जिससे रोकने के लिए स्टीव को 2 टन की पावर यूज करनी पड़ी होगी। साथ ही साथ वो मैड टाइटन थानोस के भी रास्ते में आ चुका है, जहां पर वो कुछ देर के लिए थानोस के इस हाथ को रोक पाया था, जो कि एक इम्प्रेसिव फीट है। एज आप यहाँ पर थानोस के फेस में वो एक्सप्रेशन चेंज होता हुआ देख सकते हैं कि एक मामूली इंसान उसके एक हाथ को कैसे रोक पा रहा था। इसके अलावा कैप्टन की रफ्तार की हम क्या ही बात करें, वो तो एक कार से भी ज्यादा तेज है, जो कि हमें इस चीज सीक्वेंस में देखने को मिल गया था। वही बात करें सैम विल्सन की, तो सैम विल्सन फिजिकली स्टीव की बराबरी तो नहीं कर सकता, क्योंकि स्टीव सुपर सोल्जर है और ये बस एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। लेकिन अपने मिलिट्री बैकग्राउंड और ट्रेनिंग की मदद से वो अपने इस बॉडी के पीक फॉर्म में रहता है, और वो कभी इस चीज में स्टीव की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि स्टीव हमेशा ऑन योर लेफ्ट कह के उससे आगे भाग जाएगा। बट सैम विल्सन के पास कमाल का रिएक्शन टाइम है, जो कि उसने तब प्रूव किया था जब उसने एमसीयू के स्मार्टेस्ट एआई विजन के अटैक को डॉज कर दिया था। अब देखा जाए तो सैम विल्सन ने एंड गेम मूवी के अंदर जब अपनी एंट्री ली थी, तो उसने वो ऑन योर लेफ्ट वाला रेफरेंस दिया था। एंड क्योंकि वो उड़ सकता है, उसके पास थ्रस्टर्स है, तो वो टेक के मदद से आगे बढ़ सकता है कैप्टन की मदद से। लेकिन उसको हम किसी और कैटेगरी में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है फिजिकल स्ट्रेंथ की। एंड सैम ने पहले ही मूवी में ये क्लियर कर दिया था कि मैं वही करता हूँ जो कि कैप्टन अमेरिका करता है, बट स्लोली, क्योंकि वो सुपर सोल्जर नहीं है। तो इस कैटेगरी की अगर हम बात करें, तो स्टीव रॉजर्स यहाँ पर आगे रहता है 1 पॉइंट के साथ। अब हम बात करते हैं दूसरे क्राइटेरिया की, जो कि है कॉम्बैट। अब हम लोगों ने कॉम्बैट को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि ये दोनों ही अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, और ये 2 कैटेगरी है ग्राउंड लेवल कॉम्बैट एंड एरिया लेवल कॉम्बैट। अब इससे पहले मैं इन डेप्थ जाऊं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर स्टीव रॉजर्स वर्सेस सैम विल्सन हो तो कौन जीतेगा, एंड अपनी रीजनिंग भी मुझे देना। एंड एक बार जब कॉम्बैट सेक्शन खत्म हो जाए, तब फिर मुझे बताना कि क्या तुम अपने आंसर पे अड़े हुए हो या फिर उसको चेंज करना चाहते हो। तो चलिए अब हम लोग इस पे इन डेप्थ बात करते हैं, जहाँ पे हम शुरुआत करते हैं ग्राउंड लेवल कॉम्बैट से, जिसमें स्टीव आगे रहेगा, क्योंकि वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट और सिचुएशन अवेयरनेस को यूज करते हुए वेरियस वेज जानता है फाइट करने का, और किसी भी मिलिट्री वेपन को भी वो आराम से यूज कर सकता है। स्टीव कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड फाइट चूज करता है, लेकिन हमने देखा हुआ है कि वो कैसे तुरंत स्ट्रेटेजी बना के भी फाइट करता है। अब अगर हम एमसीयू के अंदर स्टीव रॉजर के कॉम्बैट स्किल की बात करें, तो वो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। सबसे पहले तो सबका फेवरेट जो कि है ये एलिवेटर फाइट सीक्वेंस, जो कि हमें विंटर सोल्जर मूवी में देखने को मिला था, जहां एक छोटी सी एलिवेटर के अंदर स्टीव ने इन हाइड्रा एजेंट्स को ऐसा धोया था कि हम आज तक नहीं भूल पाए हैं।
इनफैक्ट तो ये होप कर रहे थे कि एंड गेम में हमें वो दोबारा से देखने को मिले। खैर, इसके बाद आता है ये हाईवे फाइट सीन, जहां पर विंटर सोल्जर के साथ इसका एक इंटेंस फाइट होता है। बकी के मेटल आर्म का सामना अपनी स्ट्रेंथ और कॉम्बैट स्किल्स के जरिए वो करते हैं, जो कि वन ऑफ द बेस्ट एमसीयू की हैंड टू हैंड फाइट सीक्वेंस है। एंड अगर मेरी मानो तो मुझे तो अभी भी ये बेस्ट लगता है। शैंग-ची डिड अ गुड जॉब, बट मुझे ये वाला ज्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद तो बॉस आता है एयरपोर्ट बैटल सीक्वेंस, जहाँ पे स्पाइडरमैन, ब्लैक पैंथर और आयरन मैन की टीम के अगेंस्ट यहाँ पे स्टीव लड़ता है और अपने टैक्टिकल स्किल्स दिखाते हुए स्पाइडरमैन को आउटस्मार्ट करता है। इनफैक्ट ब्लैक पैंथर को भी वो अच्छा खासा टक्कर देता है। इसके बाद अगर हम बात करें जो फाइनल फाइट सीक्वेंस हुआ था आयरन मैन के अगेंस्ट सिविल वॉर के अंदर, उसमें वो बकी के साथ मिलकर टोनी स्टार्क को हराता है। सूट का पावर कोर को टारगेट करके उसके सूट को सबसे पहले डिसेबल करना, क्योंकि वो जानता था कि अगर टोनी का सूट प्रॉपर्ली काम करेगा तो यहाँ पर उनके जीतने के चांसेस काफी कम है। इसीलिए स्टीव ने वहाँ पे तुरंत स्ट्रेटेजी बना के आयरन मैन के वीक पॉइंट्स पर हमला किया, ताकि जो फाइट वो हारने वाला था वो जीत जाए। इसके बाद अगर हम बात करें वाकांडन बैटल फील्ड में जो वो लड़े थे आउटराइडर्स के अगेंस्ट, वो भी काफी काबिले तारीफ था। इसके बाद अगर हम बात करें एंड गेम वाले स्टीव रॉजर्स की, तो भाई ये दिखाता है अडेप्टेबिलिटी। थॉर के हथौड़े को उस मोमेंट में उठाकर उसको ऐसे यूज करना जैसे सदियों का एक्सपीरियंस, ये दर्शाता है कि कैप्टन कितनी जल्दी वेपन से अडेप्ट करता है। म्योलिर उठा के थैनोस पर हमला करना, उसके बाद अपने शील्ड को यूज करके वहाँ पे लाइटनिंग प्लस अपने सारे कॉम्बो अटैक को एक साथ यूज कर एक आइकॉनिक मोमेंट क्रिएट करना जो हम आज भी नहीं भूल पाए हैं, वो वाकई काबिले तारीफ है। वहीं अगर हम बात करें सैम की, जो एयरफोर्स में रह चुका है, उसके स्टीव की तरह ग्राउंड लेवल पर इतने कुछ खास फीट्स तो हमें देखने को नहीं मिले हैं। वो अच्छी खासी हैंड टू हैंड कॉम्बैट और वेपन के साथ फाइट करते हुए तो दिखाया गया है, लेकिन स्टीव के लेवल के फीट्स उसने अभी तक हमें नहीं दिखाए हैं। सैम विल्सन ने एमसीयू के अंदर हैंड टू हैंड कॉम्बैट के फीट्स ग्राउंड लेवल के फाइट में काफी सारे दिखाए हैं विदाउट एनी सुपर सोल्जर सीरम, जैसे कि हाईवे का ये फाइट सीक्वेंस जहां पे स्टीव रॉजर्स के साथ सैम ने हैंड टू हैंड कॉम्बैट करके दिखाया था और अपनी ट्रेनिंग का प्रदर्शन करके वहां पे सोल्जर्स को एफिशिएंटली स्टेल्थ मोड में हराया था। इसके अलावा उसने क्रॉसबोन के लोगों को भी अच्छे से ठिकाने लगाया था, जहां पे उसने अपने कॉम्बैट मूव्स और एजिलिटी का यूज किया था। क्रॉसबोन के लोगों के अगेंस्ट उसने जो अपने टेक्निकल एडवांटेज को यूज किया था, वो उसकी स्ट्रेटेजी मेकिंग को दर्शाता है। फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज के अंदर भी हमने देखा था कि कैसे उसने यूएस एजेंट से फाइट की एंड बाकी सारे गुंडों से भी लड़ा जो कि सुपर सोल्जर सीरम ले रखे थे। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सैम एक सुपर सोल्जर को अच्छी खासी टक्कर दे सकता है। अब हम बात करें अपने दूसरे कैटेगरी की, जो कि है एरियल कॉम्बैट। अब ये सेक्शन ऐसा है जहाँ पे स्टीव काफी ज्यादा वीक दिखता है, क्योंकि स्टीव को हम लोगों ने कभी एरियल कॉम्बैट करते हुए देखा ही नहीं। वो कभी भी एमसीयू के उन टेक एडवांसमेंट की ओर गया ही नहीं जहाँ पे उसे उड़कर लड़ना पड़े। वहीं बात करें सैम की, तो वो मोस्टली स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव लॉन्ग रेंज फाइट करता है, जिसको हम लोगों ने विंटर सोल्जर मूवी के अंदर देखा था, जहां पे वो इसको हाइड्रा एजेंट्स के खिलाफ यूज करके कमाल का डॉज फाइट कर रहा था, जिसमें वो एयरक्राफ्ट और 3 हेली कैरियर के मैसिव गन से बचते हुए फाइट करते हुए हमें दिखा था, जिसमें वो अपने ट्विन फाल्कन यूजी वाले गन्स को यूज करता था। प्लस सिविल वॉर में भी हम देख चुके हैं कि सैम का आर्मर हेवीली लेस है टेक से, जो उसके डिफेंस और अटैक में हेल्प करती है। वो कई सारे वेपन्स और स्मॉल मिसाइल्स भी यूज कर सकता है। प्लस उसको असिस्टेंट प्रोवाइड करती है ये रेड विंग, जो कि उसके लिए एक स्पाई के जैसा काम करता है, जो कि उसे फाइट में असिस्ट करता है और सराउंडिंग के बारे में अपडेट करता है। फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर में हम देख सकते हैं कि उसमें एआई इंटीग्रेट कर दिया गया था, और इन्फिनिटी वॉर में भी हमने सैम को कमाल का कॉम्बैट करते हुए देखा था। और फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर में भी बहुत इंटेंस फाइट सीक्वेंस और रेस्क्यू मिशन भी उसने अंजाम दिए थे, प्रूविंग द पॉइंट कि वो इस चीज में काफी ज्यादा एक्सपर्ट है। तो अगर हम अपनी बात को यहाँ कंक्लूड करें, तो ग्राउंड वाले कॉम्बैट में स्टीव जीतेगा, वहीं एरियल वाले में सैम जीतेगा। सो टेक्निकली कॉम्बैट वाले में हमें टाई करना पड़ेगा। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में तो ये अभी तक जरूर लिख दिया होगा कि स्टीव वर्सेस सैम में होगा, तो ज्यादातर लोगों ने शायद तक स्टीव लिखा हो, बट
जस्ट टू लेट यू नो कि अगर एक ग्राउंड टाइप पोकेमोन वर्सेस एरियल टाइप पोकेमोन होता है तो उसमें एरियल टाइप पोकेमोन के जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब आप लोग खुद समझदार हो, मैं इससे आगे नहीं बोलूंगा एंड अपने तीसरे क्राइटेरिया में जाऊंगा जो कि है टेक एंड गियर। स्टीव रॉजर्स की बात करें तो उसकी वाइब्रेनियम शील्ड ही उसकी सबसे बड़ी टेक्निकल एडवांटेज है जो उसे काफी डिफेंस प्रोवाइड करवाती है। स्टीव रॉजर्स ने कभी टेक का ज्यादा यूज नहीं किया, वहीं स्टीव के लिए ये वक्त अलग था और मॉडर्न टेक से कभी वो जुड़ नहीं पाया। कुछ समझ में आया क्या हुआ? लगता है ये किसी खास तरह के बिजली पर चल रहे हैं। वाह, क्या समझ है तुम्हारी? हम लोगों ने एज ऑफ अल्ट्रॉन में उसको मैग्नेटिक शील्ड होल्डर को तो यूज करते हुए देखा था, इसके अलावा उसने कभी भी टेक की और अपनी रुझान को नहीं दिखाया। वहीं हम बात करें सैम विल्सन की तो उसकी पूरी फाइटिंग स्टाइल ही टेक एंड ट्रेनिंग पे बेस्ड है, जिसमें सैम के पास खुद का एक्सोसूट है जो ना सिर्फ बुलेट प्रूफ है बल्कि जरूरत पड़ने पर विंग से कवर भी प्रोवाइड करता है और वो मिसाइल्स एंड गन भी कैरी करता है और एआई बेस्ड रेडविंग एक असिस्टेंट ड्रोन की तरह वो यूज करके अपने सराउंडिंग से हमेशा अपडेटेड रहता है और वो प्लेन की स्पीड से उड़ सकता है। बट आफ्टर वॉचिंग ब्रेव न्यू वर्ल्ड ट्रेलर ऐसा लगता है कि वो वाकांडन आर्मर को यूज कर रहा है जिसमें नैनोटेक का इंटीग्रेशन है और वो फाइटर जेट की स्पीड से भी उड़ सकता है, एक्सप्लेनिंग कि उसको अचानक से हेलमेट की जरूरत क्यों पड़ी जबकि वो उड़ता तो काफी समय से था। इसके अलावा जिस मेटल का कैप्टन शील्ड बना के घूम रहा है उसी मेटल से बना हुआ सूट यहाँ पे सैम पहना हुआ है, मतलब कि वाइब्रेनियम प्लस उसमें काफी सारे और फीचर्स भी हैं। तो इससे हम साफ कंक्लूड कर सकते हैं कि टेक एंड गियर कैटेगरी के अंदर सैम अपर हैंड होल्ड करता है और उसको यहाँ पे 1 पॉइंट मिलेगा। अब अगर हम बात करें सिंबोलिज्म की तो स्टीव रॉजर्स हमेशा से अच्छा इंसान रहा है जो एक सोल्जर बनना चाहता था और अपने देश के फ्रीडम एंड सैक्रिफाइस को रिप्रेजेंट करते हुए अमेरिका के लिए लड़ा था, लेकिन वो हमेशा से व्हाइट एंड ब्लैक वाले एरिया में रहा है जहां पर हमेशा से वो व्हाइट ही रहा है। वहीं अगर हम बात करें सैम की तो सैम एयरफोर्स ऑफिशियल में था और वो हमेशा लोगों के लिए और सोसाइटी के लिए लड़ा है, एक इंजस्टिस वाले ग्रे एरिया में जिसमें लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि सोसाइटी में कौन लोग सही है एंड कौन गलत, कौन अच्छा है एंड कौन बुरा। अगर तुम साइड लेने लगोगे तो तुम भी उस भीड़ का हिस्सा बन जाओगे, लेकिन सैम हमेशा बीच का ऑप्शन निकालता था। जहां स्टीव रॉजर्स एक व्हाइट कैरेक्टर है जिसे रेसिज्म और इन सोसाइटी प्रॉब्लम्स में कभी पार्ट लेने ही नहीं दिया गया क्योंकि वो कंट्री और ह्यूमंस को बचाने के कॉज पर ज्यादा फोकस था। प्लस स्टीव रॉजर्स ने लीडरशिप के लिए भी कई बार सेट किए हुए हैं जिसके वजह से गॉड ऑफ थंडर तक उसके ऑर्डर्स को फॉलो किया है। उसने हर टीममेट को उनकी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग बैटलफील्ड में यूज किया है। स्टीव रॉजर एक डिफेंसिव कैरेक्टर है एंड शायद तक इसीलिए वो शील्ड का यूज करता है जहां पे वो शील्ड के मदद से हमेशा लोगों को बचाने में लगा रहा है। शुरुआत में उसने अमेरिकन्स की आजादी को बचाया उनकी तरफ से लड़के, फिर वो ह्यूमैनिटी को बचाता है एलियंस के अगेंस्ट लड़के, इसके बाद वो सुपर हीरोज की आजादी के लिए लड़ा था सोकोविया अकॉर्ड्स के अगेंस्ट खड़ा होकर। वहीं अगर हम बात करें सैम की तो वो स्टीव का विंगमैन इसलिए बना रहा क्योंकि वो उसको अपना आइडल मानता है। सैम इनजस्टिस के खिलाफ लड़ता है और पीस रिजॉल्व करने का भी सोचता है साइड्स लेने की बजाय, एंड शायद तक इसीलिए उसके पास विंग्स है क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि पीस का सिंबल आमतौर पे पीजन्स या फिर कहीं बर्ड्स को माना जाता है जो कि आजादी को दर्शाते हैं। बट क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि सैम ग्रे एरिया को दिखाता है जहाँ पे अच्छा बुरा आप इतनी आसानी से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इसीलिए वो ज्यादातर कंफ्यूज्ड या फिर साइडलाइन हो जाता है और उसकी जो सिंबोलिज्म है वो स्टीव के जैसा एक कॉन्क्रीट प्रेजेंस प्रोवाइड नहीं करती है और इसीलिए हम यहाँ पे जो सिंबोलिज्म वाला पॉइंट है वो स्टीव को देंगे। इसके बाद आता है मोरालिटी का क्राइटेरिया जिसमें अगर हम स्टीव रॉजर्स की बात करें तो स्टीव मोरली बहुत सही रहा है और अपने वसूलों का पक्का है। बट आफ्टर नोइंग दैट हिज लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड इज अलाइव वो अपने पर्सनल फीलिंग्स को अपने मॉरल से ऊपर रखता है जहां वो डिफेंसलेस होके बकी को खुद को मारने को कहता है इवन आफ्टर नोइंग कि बकी गलत कर रहा है। एंड जितना ट्रस्ट स्टीव ने बकी पे दिखाया, अगर उसका हाफ ट्रस्ट भी उसने टोनी पर दिखाया होता तो टोनी अपना एंगर बकी पर नहीं हाइड्रा पर निकाल रहा होता क्योंकि बकी बस गन था और चलाने वाले हाइड्रा थे। सोच के देखो, अगर
टोनी को स्टीव ने पहले ही बता दिया होता कि ये हाइड्रा की वजह से ऐसा हुआ था, तो टोनी एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी के अंदर हाइड्रा को ढूंढ ढूंढ के खत्म करता और उनका नामो निशान मिटा देता, जो कि वो वैसे भी कर रहे थे। तो इतने टाइम पीरियड में जो टोनी का गुस्सा होता वो कूल डाउन हो जाता, प्लस वो इस बात को भी कंसीडर में लेता कि बकी भी हॉवर्ड का दोस्त रह चुका है और उससे जो हुआ वो अनजाने में हुआ। पर क्योंकि स्टीव ने सच्चाई को छुपा के रखा, यही वो कारण बना जिसके वजह से पता था। वो यही था, ये पता नहीं। झूठ मत बोलो रॉजर्स, क्या तुम्हें पता था? यहाँ पर जो दो दोस्त इतने करीब थे वो एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए थे। अब यहाँ पर कुछ लोग बोल सकते हैं कि सैम भी स्टीव के साइड था, लेकिन अगर आप चीजों पर ध्यान दो तो यहाँ पर सैम को पूरी बात नहीं पता ये थी। सिर्फ मेरा दोस्त ही जानता है। वाह, इतनी जल्दी दोस्त बन गए तुम दोनों। सैम स्टीव को पूछता भी है कि जो तुम करने जा रहे हो उसके बारे में श्योर हो या नहीं। पूरी टीम कैप की इस बात से अनजान थी और बाद में टोनी जब हेल्प ऑफर करता है और वो स्टीव का पता लगाने जाता है तो सैम सिचुएशन को समझकर टोनी की मदद करता है, जहाँ पर वो अपनी मोरालिटी का एकदम सटीक प्रदर्शन करते हुए ये दर्शाता है कि वो हमेशा सही के साइड रहा है और उसने जरूरत पड़ने पर अपने उन दोस्तों के ऊपर भी भरोसा किया है जिनसे वो थोड़ी देर पहले लड़ रहे थे। लेकिन स्टीव ने टोनी के ऊपर इतने समय से साथ रहकर भी भरोसा नहीं किया। अगर वो पहले बता देता तो ये सारी चीजें होती भी नहीं। एंड डीप डाउन स्टीव भी ये बात जानता था कि उसने गलत किया है, इसीलिए जब सिविल वॉर के एंड में टोनी कहता है कि तुम उसके लायक नहीं हो, वो इस बात को एक्सेप्ट करते हुए उस शील्ड को वहाँ पे ड्रॉप करके चला जाता है और कैप्टन अमेरिका के मेंटल को भी छोड़ देता है। ये ढाल तुम्हारी नहीं है, तुम इसके लायक नहीं हो, ये मेरे डैड ने बनाई थी। क्योंकि वो जानता है कि बकी को बचाने के लिए उसने अपने मोरालिटीज एंड काफी सारे नियम्स को तोड़े हुए हैं और वो वहाँ पे गलत था। बट क्योंकि टोनी भी उसका दोस्त था, इसीलिए वो एंड में उसको एक मोबाइल फोन बेचता है एंड कहता है कि कभी जरूरत पड़े तो मुझे कॉल करना, जो कि उसने कभी किया ही नहीं था अनटिल एंड अनलेस एलियन आए थे। अवेंजर्स बंद, ये क्या बकवास है? मेरा और स्टीव का झगड़ा हो गया। क्योंकि लास्ट टाइम जब एलियंस आए थे तो स्टीव ने ही हमारे एवेंजर्स को लीड किया था, जो कि आगे जाके वो एंड गेम में भी करते हैं। बट इन सारी बातों का अगर हम तुक निकाले तो वी कैन क्लियरली सी कि स्टीव की जो मोरालिटी है वो डगमगाई है पर्सनल रीजनिंग आने के वजह से। लेकिन सैम के केस में हमने ऐसा होता हुए नहीं देखा है, जहां पर उसने सिचुएशन को हमेशा न्यूट्रली एनालाइज करके सारे डिसीजंस लिए हैं। जहां पर हम देख सकते हैं कि फ्लैग स्मैशर्स भले ही गलत तरीके को अपना रहे थे, बट उनका मोटिव सही था, तो उसने उसके मोटिव को सपोर्ट किया और फ्लैग स्मैशर्स को रोक के सही रास्ता दिखाने की कोशिश। हालांकि वो इस चीज को अच्छे से पोर्ट्रे नहीं कर पाया और इसीलिए हमने उसको सिंबोलिज्म वाले सेक्शन में डाउन कर दिया था। लेकिन अगर आप देखो तो मोरालिटी सेक्शन में सैम अपर हैंड होल्ड करता है, इसीलिए इस कैटेगरी में जो +1 का पॉइंट होगा वो सैम को मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं आखिरी क्राइटेरिया की, जो की है फीट्स। तो बॉस स्टीव रॉजर्स की अगर हम बात करें फीट कैटेगरी में, तो ये बंदा कार से तेज भागता है, 1 टन लिफ्ट कर सकता है, ऊंचाइयों से कूद सकता है, अकेले लिफ्ट में सबकी बैंड बजा सकता है, थैनोस जैसे को शॉक कर सकता है, आयरन मैन की हैंड टू हैंड कॉम्बैट में पसीने छुड़ा सकता है, म्यूनिर को होल्ड कर सकता है। इतना बड़ा कट होने के बाद भी अपने स्ट्रैप को टाइट करके पूरी एलियन आर्मी के सामने अकेले खड़ा हो सकता है आखिरी दम तक। तो देखा जाए तो स्टीव रॉजर्स एज कैप्टन अमेरिका हमेशा आइकॉनिक एंड लेजेंडरी रहेगा। वहीं अगर हम बात करें सैम की, तो सैम ने 3 हेलिकैरियर्स के अटैक को डॉज करते हुए एयरक्राफ्ट्स को डिस्ट्रॉय किया है और फाइट की है। एंटमैन जैसे थ्रेट को डिटेक्ट करके उसको भी न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की, बट वहाँ पे एंटमैन आउटस्मार्ट कर गया था। आउटस्मार्ट से याद आया, उसने स्पाइडरमैन को भी आउटस्मार्ट किया है, जो कि वन ऑफ द जीनियसेस में से है, लेकिन यहाँ पे उसको फाइट के बारे में उतना आइडिया नहीं था, इसीलिए सैम को यहाँ पे अपर हैंड मिलता है। वहीं अगर हम बात करें तो सिविल वॉर में वॉर मशीन को कड़ी टक्कर दी एंड टोनी को अपनी छुपी हुई खूबी से एक पल के लिए तो स्टॉनिश कर ही दिया था। एमसीयू में स्मार्टेस्ट एआई विजन के लेजर को डॉज किया, जिससे रोडी इंजर्ड हो गया था और ये खुद टोनी के लिए भी अनबिलीवेबल था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये मुमकिन है।
इन्फिनिटी वॉर में कमाल की फाइट और टेक्निकल एबिलिटीज दिखाई, वहीं फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर में रेस्क्यू मिशंस को अच्छे से एग्जीक्यूट किया और अपने ऑटोमेटेड रेड विंग को दिखाया जो कि कमाल का था। सीरीज में सुपर सीरम वाले ह्यूमन से फाइट की एंड एंडिंग में शील्ड के साथ फाइट की और हैवी आर्मर ट्रक को भी होल्ड किया। अब ये सब भले ही उतने इंप्रेसिव ना लग रहे हो, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक इंप्रेसिव फीट बताना चाहूंगा और वो ये है कि याद है वो चिप्तौरी लेवियाथन जिसको हल्क ने एक पल से रोका था एवेंजर्स मूवी के अंदर, जो कि काफी कमाल का था। तो बस उसी लेवियाथन को ये जो बंदा है मतलब कि सैम विल्सन आराम से रोक सकता था और इसके हमें कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट देखने को मिले थे। हालांकि ये हमें ऑन स्क्रीन देखने को नहीं मिला, तो इसको अब काउंट करे या ना करे ये आपके ऊपर है। बट हम ये जरूर कंक्लूड कर सकते हैं कि सैम की भी पिट्स काफी दमदार है। तो अब डिसाइड करते हैं कि कौन है बेस्ट कैप्टन अमेरिका और एक सिंबल ऑफ जस्टिस है। ये पोजीशन स्टीव रॉजर्स ने क्रिएट किया एंड कैप्टन होना एक ऑनर और रेस्पॉन्सिबिलिटी है एंड स्टीव ने इसको अच्छे से निभाया। और हम फैंस एंड सैम का भी यही सवाल है कि क्या वो इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभा पाएगा, इस टाइटल को ऑनर कर पाएगा, क्योंकि आखिर में बेस्ट कैप्टन अमेरिका वही है जो कि एक अच्छा सोल्जर नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान है। एक वादा करना पड़ेगा कि तुम जो हो वही रहोगे, एक सिपाही नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान।